मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है रचनात्मक लेखन, यानी कि रचनात्मक लेखन का अर्थ, इसका स्वरूप और इसके सिद्धांत। आज हम ये इस टॉपिक में आज कवर करेंगे। इससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि मेरी सभी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। रचनात्मक लेखन का अर्थ क्या होता है? देखिए, जो रचनात्मक लेखन होता है वह एक ऐसा कार्य है जिसमें लेखक अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और कल्पनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। इसमें शब्दों का जो उपयोग है वो उत्कृष्ट ढंग से किया जाता है, यानी कि बहुत ही तालमेल ढंग से शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है ताकि पाठकों को प्रभावित किया जा सके। यानी कि लेख ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो पाठक उसको पढ़े तो वो प्रभावित हो। रचनात्मक लेखन में कला, साहित्य, कविता, कहानी, नाटक, गद्य, उपन्यास आदि शामिल हो सकते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा व्याकरणिक साधनों का उपयोग करके सार्थक वाक्य लिखने की क्षमता, जिससे पाठक अच्छी तरह से समझ सके, और उसे रचनात्मक लेखन के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब लेखक अपनी मौलिक अभिव्यक्तियों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन जो होता है वो रचनात्मक सोच को विकसित करता है, और यह जो लेखन है यह इसमें किसी बात को नए तरीके से या नए उपमाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए आप कोई लेख लिखना चाहते हैं तो आप में जो योग्यता है और अपने विचारों को जब उस लेख में उभारने का प्रयत्न करोगे तो पहले तो किसी ने पहले ना लिखा हो, ऐसा लेख जो है वो रचनात्मक लेखन कहलाता है। अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो इसका अर्थ है अपने ज्ञान के आधार पर किसी भी नई चीज़ की रचना करना। ये रचनात्मक लेखन कहलाता है। अब हम इसकी बात करते हैं स्वरूप की। रचनात्मक लेखन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखिए, रचनात्मक लेखन जो है वो अभिव्यक्ति का एक रूप है जिसमें लेखक अपनी कल्पना का उपयोग करके अपने काम में व्यक्तित्व तथा प्रतिभा लाने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो लेखक है, जो भी अपने लेख में लिखता है उसमें वह अपनी कल्पनाओं का समावेश करता है। यह सिर्फ जो है पत्रिका, अकादमिक शैली जैसी लेखन के रूप में ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि इसके बजाय कल्पना और आविष्कार को भी प्रदर्शित करता है। यानी कि कहने का क्या अर्थ है कि जो भी लेखक लेख लिखता है उसमें वह कुछ नया दिखाने का प्रयत्न करता है, ना कि जो पहले लिखा गया है, जो पहले कार्य हो चुका है उसी को करता है। यानी कि कुछ ना कुछ नया आविष्कार करने का प्रयत्न इसमें करता है। यह लेखकों को खुद को अभिव्यक्त करने और चरित्र विकास, कथा तथा कहानी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी कि जो भी लेखक कहानी, कथा जो भी वो लिखता है, रचनात्मक लेखन के द्वारा कहीं ना कहीं लेखक को एक मंच प्रदान किया जाता है। रचनात्मक लेखन वास्तव में किसी भी प्रकार का लेख हो सकता है जो सामान्य, पेशेवर, शैक्षणिक या तकनीकी लेखन के पारंपरिक दायरे से बहुत ही परे हो सकता है। मान लीजिए जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई पेंसिल दे दी जाए, कलर दे दिया जाए तो वो कुछ भी बनाता है, जो उसका मन में होता है वो कुछ भी बनाता है। तो जो विचार उस समय उसके बच्चे के दिमाग में आएंगे तो वह वही उस पेंसिल और कलर से बनाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? रचनात्मक लेखन या रचनात्मक क्रिया इसे कहा जाएगा। अब बात करते हैं इसके रचनात्मक लेखन के सिद्धांत की। देखिए, कोई भी लेखन जब लिखा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ सिद्धांत आवश्यक होते हैं, और उस सिद्धांत को अगर ध्यान में रखकर लेख लिखा जाए तो वो तभी प्रभावित बन सकता है। तो इसके भी कुछ ना कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसे ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसका जो पहला सिद्धांत है वो क्या है? कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो कल्पनाशील विचारों का खजाना होता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे विचार, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई ना कोई विचार आते हैं। इसलिए स्वयं को बिना किसी सीमा के सोचने की अनुमति दें। कहने का अर्थ क्या है कि अपने विचारों को आपस में टकराने दें और देखें कि वे आपको कहाँ लेकर जाते हैं। इसके लिए आपके पास एक पत्रिका रखें जिससे कि इन विचारों को उस पत्रिका के द्वारा उभारने का प्रयत्न करें। यानी कि जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक सोचें, उन्हें टकराने दें विचारों को, और तब अपनी पत्रिका में उन विचारों को लिखने का प्रयत्न करें।
इसके बाद जो अगला इसका सिद्धांत है वो है आकर्षक चरित्र तैयार करना। देखिए कोई भी जो पात्र होता है वो अपनी कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, यानी कि कहानी का पात्र कितना प्रभावी है उसके ऊपर ही कहानी पूरी निर्भर करती है। इसलिए अपनी कहानी में अलग अलग पात्रों का विकास करें, उनकी पृष्ठभूमि में गहराई से उतरे और उनके पिछले अनुभवों को समझे और जाने कि वे किस तरह से अपने विकल्पों को आधार देते हैं। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि पाठक उन पात्रों से जुड़ते हैं जिनसे वे जुड़ सकते हैं, इसलिए पात्रों को बहुमुखी बनाना आवश्यक है। यानी कि अगर कहानी में पात्र बहुमुखी होंगे तो पाठक को उन पात्रों से जुड़ने में आसानी होगी, इसलिए कहानी में बहुमुखी पात्रों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसका जो अगला सिद्धांत है वो क्या है कि कहानी में उत्सुकता बनाएं। देखिए एक अच्छी तरह से तैयार की गई जो कहानी होती है उसमें कथानक के उतार चढ़ाव पर वो पनपती है। अपनी कहानी में तार्किक और अप्रत्याशित मोड़ विकसित करें जिससे कि आपके दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक हों कि आगे क्या होगा, इसलिए कहानी को विभिन्न संरचनाओं के साथ प्रयोग करें। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि ऐसी संरचना चुनें जो आपकी कहानी के विषय के लिए सबसे अच्छी हो। इसलिए कहा जा सकता है कि कहानी में उत्सुकता बनाए रखने के लिए कहानी में मोड़ होना अत्यंत आवश्यक है। अगर कहानी में उत्सुकता बनी रहेगी तो पाठकों को पढ़ने में उतना ही आनंद की अनुभूति भी बनी रहेगी। इसका अगला सिद्धांत है मंच निर्धारित करना। देखिए लेखक को कहानी में ऐसा मंच तैयार करना चाहिए जो पाठक को ऐसा महसूस कराए कि वे अपने पात्रों के साथ कहानी जी रहे हैं। यानी कि जो सेटिंग को अपनी जो कहानी है उसका अभिन्न अंग बनाना चाहिए, चाहे वह हलचल भरी शहरी जीवन हो या शांत ग्रामीण जीवन हो। अपनी कहानी की दुनिया में पाठकों को ले जाएं, यानी कि उसमें ऐसे भौतिक तत्व, दृश्य, ध्वनियाँ, गद्य और बनावट का वर्णन करें। कहने का अर्थ क्या है कि कहानी इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें पाठक को यह अनुभव हो कि वह उसके जीवन का ही कोई वृत्तांत है, यानी कि उस कहानी को पढ़ते वक्त पाठक को अपनापन एहसास होना आवश्यक है, जैसे वो उनका खुद का कुछ दर्शाया जा रहा है, ये सब पाठक के मन में उभरना चाहिए। इसका अगला सिद्धांत है दृष्टिकोण और आवाज़। देखिए किसी भी कहानी में दृष्टिकोण और आवाज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं जो ये तय करते हैं कि उनकी कहानी को किस प्रकार से देखा जाता है। कहानी का जो दृष्टिकोण है वो पाठकों को प्रभावित करता है कि वे क्या जानते हैं और वे पात्रों से कैसे जुड़ते हैं। दूसरी ओर अगर आवाज़ देखा जाए तो आवाज़ लेखक की अनूठी शैली है जो कथावाचक के व्यक्तित्व को दर्शाती है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि दृष्टिकोण और आवाज़ पाठकों को कहानी के साथ जुड़ाव को गहरा करती है। यानी कि आवाज़ और दृष्टिकोण ये दो ऐसे तत्व हैं जिनके कारण पाठक कहानी से जुड़ते हैं, इसलिए इनको प्रभावी बनाना अत्यंत आवश्यक है। अगला इसका सिद्धांत है अपने पात्रों की आवाज़। देखिए किसी भी कहानी का संवाद चरित्र संबंधों को प्रकट करने और कथानक को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। संवाद के माध्यम से पात्र अपने व्यक्तित्व, प्रेरणा और संघर्षों को प्रकट करते हैं, इसलिए कहानी का जो पैटर्न, रुकावटों और बारीकियों पर ध्यान देकर अपने जो उनके संवाद है उन्हें स्वाभाविक और प्रभावी बनाना चाहिए। अगर संवाद प्रभावी होंगे तो ही कहानी उतनी प्रभावी बन सकेगी। कहने का अर्थ क्या है कि प्रभावी संवाद ही कथानक को आगे बढ़ाता है और कहानी की सफलता भी इसी पर निर्भर करती है। अगर जो संवाद है वो जितने प्रभावी होंगे हमारी कहानी उतनी ही सफल मानी जाएगी। अगला जो इसका सिद्धांत है वो है संघर्ष और तनाव। देखिए संघर्ष जो है वह अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है, चाहे वो आंतरिक रूप से हो या बाहरी रूप से हो। संघर्ष दाव लगाता है कि पाठकों को निवेशित रखता है, इसलिए संघर्ष को जो है अपने पात्रों के लक्ष्यों और इच्छाओं से जोड़कर उन्हें सार्थक बनाना चाहिए। दूसरी ओर अगर तनाव को देखा जाए तो जो तनाव है वो जिज्ञासा और भावनात्मक निवेश को जगाकर
पाठकों को जोड़े रखता है। कहने का अर्थ क्या है कि संघर्ष और तनाव किसी भी कहानी में महत्वपूर्ण तत्व है। ये कहानी में जिज्ञासा जगाए रखने का काम करते हैं। अगर कहानी में जिज्ञासा बनी रहेगी, उत्सुकता बनी रहेगी, तो वो कहानी उतनी ही प्रभावी बनेगी। अगला जो इसका सिद्धांत है वो दिखाइए लेकिन बताएं नहीं। इसका अर्थ क्या है? देखिए, दिखाएं बताएं नहीं, यानी कि यह जो सिद्धांत है जो सूक्ष्मता और पाठक जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। कहने का अर्थ क्या है कि भावनाओं या जानकारी को सीधे बताने के बजाय उन्हें क्रियाओं, व्यवहारों और संवेदी विवरणों के माध्यम से अगर दिखाया जाएगा तो पाठकों को अपने निष्कर्ष निकालने दें, जिससे कि कथा के साथ उसे गहरा संबंध विकसित हो सके। उदाहरण के लिए कहने का अर्थ है जैसे कि कहानी में मान लो कहानी में कोई लाइन है, वह दुखी थी, तो यह कहने की बजाय उसे अगर आंसू पोंछते हुए दिखाया जा रहा है या उसे रोते हुए दिखाया जा रहा है या उसको तो यह दृष्टिकोण न केवल पाठकों को कहानी में डुबो देगा, बल्कि उन्हें पात्रों के साथ सहानुभूति रखने के लिए भी आमंत्रित करेगा। कहने का क्या यहाँ पर अर्थ क्या है कि कोई भी अगर वाक्य कोई भी तुम दिखाना चाह रहे हो तो उसको सीधा ना बताकर उसे किसी ना किसी क्रिया के रूप में दिखाया जाए, जिससे कि वो पाठकों को प्रभावित लगे। अगला है इसका सिद्धांत है सटीकता के साथ संवादन और पुनरीक्षण। देखिए, अपनी कहानी में संपादन और संशोधन करके अपने काम को उससे बेहतरीन संस्करण में निखारें। कहने का अर्थ क्या है कि कहानी में जो है संपादन जो है वो बहुत ही अनिवार्य होता है, ताकि उनका संदेश जो आपका जो संदेश है वो स्पष्टता और प्रभाव के साथ व्यक्त हो सके। अपने काम को आलोचनात्मक रूप से पढ़ें, अनावश्यक जो तत्व हैं उसमें उनको काट दें और किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए वाक्यों पर विशेष ध्यान दें। कहने का अर्थ क्या है कि जब लेखक अपने लेख को बेहतरीन बनाने के लिए जो है वो संशोधन की कला को अपनाना आवश्यक है। इसमें क्या कहा गया है कि जब हम कोई लेख लिखते हैं तो हमें किसी भी लेखक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके लेख में कोई भी अनावश्यक चीज़ है, अस्पष्टता है, उसको हटा देना अत्यंत आवश्यक होता है। इसका जो अगला सिद्धांत है वो है विषय और प्रतीकवाद। देखिए, विषय जो है वो आपकी कहानी का केंद्रित विचार या संदेश है, जबकि प्रतीकवाद अमूर्त विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वस्तुओं, क्रियाओं या अवधारणाओं का उपयोग करता है। कहने का अर्थ है कि अपनी कहानी को विषय और प्रतीकवाद के साथ जोड़कर एक ऐसे ताने बाने का निर्माण करना चाहिए जो पाठक को बौद्धिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर आकर्षित कर सके। कहने का अर्थ यह है कि पाठकों को केवल जब वो कहानी पढ़े तो खाली आकर्षित नहीं के अलावा उसमें बौद्धिक निर्माण या भावनात्मक क्रियाएं भी होनी अत्यंत आवश्यक हैं। तो बच्चों, ये तो था रचनात्मक लेखन। इससे पहले बच्चों, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।